सौरभ अपनी माँ को एक हफ्ते से ढूंढ रहा था। आज वह निराश होकर पास की पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। सौरभ ने पास के ठेले पर से उसको खाने का सामान दिलवा दिया तो वह माँ अपने छोटे से बच्चे को बड़े ही प्यार से वहीं बैठकर खाना खिलाने लगी, जिसे देखकर सौरभ की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, माँ बचपन में कितने प्यार से मुझे और दीदी को ऐसे ही खाना खिलाती थी। जब तक मैं घर नहीं लौटता था, माँ तब तक एक भी अन्न के दाने को हाथ भी नहीं लगाती थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आकर बोली, बेटा कुछ खाने को दिलवा दो, बहुत भूख लगी है। सौरभ ने वह आवाज़ सुनते ही जैसे ही सर ऊपर करके देखा, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। सामने गले में झोली डाले फटी हुई साड़ी में खड़ी बिमला जी अपने ही बेटे से भीख मांग रही थी। सौरभ माँ को देखते ही किसी छोटे बच्चों की तरह माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और रोते हुए बोला, माँ कहाँ चली गई थी तुम? कब से आपको ढूंढ ढूंढ कर दर दर भटक रहा हूँ। बिमला जी कुछ नहीं बोल सकी, बस बेटे को गले लगाकर रोते जा रही थी। सौरभ बोला, चलो माँ, घर चलो, आपके बिना बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बिमला जी घर के नाम से थर थर काँपने लगी और बेटे से खुद को पीछे हटाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटा तू नहीं जानता तेरे बाद मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। सौरभ ने कँपकँपाते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, भरोसा कीजिए अपने इस बेटे पर माँ, अब आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? अगर आप घर नहीं जाएंगे तो मैं भी आपको छोड़कर यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। मजबूरी में बिमला जी को बेटे के साथ घर आना पड़ा। घर में वापस देखते ही दोनों बच्चे दादी से लिपट गए। बिमला जी दोनों बच्चे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को बच्चों के साथ खेलते देखा सौरभ जल्दी से रसोई में गया और माँ के लिए उनकी मनपसंद हलवा बनाने लगा। तभी रेखा अपनी माँ के साथ किटी पार्टी से लौटी थी। रेखा ने जैसे ही सास को सोफे पर बच्चों के साथ खेलते देखा, उसके ऊपर गुस्से से आसमान में चढ़ गया। वह दनदनाते हुए आई और बिमला जी के पीछे से चोटी पकड़ते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? बोला था ना कि बस पैसे भेज दिया कर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को संभाला था और यह क्या, ऐसे फटे हाल भिखारी जैसे कपड़ों में मेरे सोफे पर आकर बैठ गई। पता भी है मेरी मम्मी ने लंदन से मंगवाया है, इससे पहले कि तेरा बेटा तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। तू यहाँ से निकल जा। रेखा ने इतना कहते हुए जैसे ही बिमला जी को धक्का दिया, सौरभ ने अपनी माँ को पीछे से आकर संभाल लिया। आप ठीक तो हैं ना माँ? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बिमला जी नम आँखों से बोली। तभी एक जोर का तमाचा रेखा के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्भाव करने की? सौरभ को अचानक वहाँ देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह गई। रेखा बोली, आप कब आए? आप तो विदेश गए थे ना? तभी दूसरा तमाचा भी रेखा के गाल पर पड़ा और गुस्से में बोला, विदेश? वो सिर्फ एक बहाना था, मैं तो अपनी माँ को ढूंढने में लगा हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ को नौकरानी का काम करने के लिए अपनी सहेलियों के घर भेज दिया। वह तो अच्छा हुआ मिस्टर शर्मा ने फ़ोन करके सब कुछ मुझे बता दिया, वरना नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं है। वह जो समधन जी ने ही कहा, खबरदार सासू माँ, हमारे परिवार के मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आज आपकी बेटी ने सारी हदें पार कर दी है। अरे तुम जैसी बहू भगवान किसी को ना दे। अरे गलती से भगवान ने तुम्हें औरत बना दिया।
अरे ईश्वर तो औरत से हृदय में ममता भरता है और वह अपने बच्चों और माँ के लिए हो, यहाँ किसी और की माँ के लिए। और तुमने मेरी माँ को ही अपनी सहेलियों के घर नौकरानी बना दिया, और वह भी चंद पैसों के लिए। छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे तो कौन सी बुढ़िया के हाथ पैर टूट गए काम करने में? मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी। आप तो बस मेरे हाथ में 20 से 25 हज़ार रुपये थमा देते हैं और कहते हैं कि घर चलाओ। अगर बुढ़िया काम करके हमारे लिए थोड़े पैसे कमा लेगी तो आपको क्या दिक्कत है? वैसे भी बुढ़िया पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। क्यों मम्मी जी, आपको कोई दिक्कत है? मैं सही कह रही हूँ ना? समझाइए अपने इस बेटे को। रेखा उन्हें आंखें दिखाती हुई बोली। बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ नहीं बोली तो रेखा गुस्से में चिल्लाती हुई उनका हाथ पकड़कर बोली, बुढ़िया बोलती क्यों नहीं? सौरभ ने फिर अपनी पत्नी के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रेखा दूर जाकर गिर पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सामने ही तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो? दामाद जी, रेखा ठीक कह रही है, चुप रहिए। सासू माँ, और कान खोल कर सुन लीजिए, आप दोनों मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से पाला है और बेटों की तरह नहीं हूँ मैं, जो बीवी के पल्लू में बंध कर अपनी माँ को ठुकरा देते हैं। अपना और अपनी बेटी का बोरिया बिस्तर उठाइए और निकलिए यहाँ से। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन सरक गई कि अब क्या होगा। बिमला जी फूट फूट कर धम से वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, बेटा मुझे जाने दो, तुम्हें अपनी गृहस्थी मेरे कारण मत तोड़ो। सौरभ माँ को उनके कमरे में ले गया और उनके आंसू पोंछे और बोला, माँ मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों करती हो? आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? आप बस मुझे बताइए कि रेखा ने आपके साथ क्या किया है। मेरे ही ऑफिस के लोगों के घर आप नौकरानी का काम करती रहीं। सोचो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और आपका इतना अपमान हुआ, कोई मेरी माँ का अपमान करे, मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप बस मुझे एक बार अपनी आप बीती बता दीजिए, फिर देखिए मैं सबका क्या हाल करता हूँ। बिमला जी रोते हुए बोली, बेटा बहू की एक सहेली बबीता, उसने मुझे बहुत कहते कहते रोने लगी और याद करने लगी, अरे अम्मा, यह कैसी काम वाली आंटी को रखा है जो कुछ भी ढंग से काम नहीं करती। देखिए मेरे कपड़ों में कल से यह सॉस का दाग लगा जो अभी तक नहीं धुला है। अब आप भी बताओ, मैं स्कूल यह गंदी यूनिफॉर्म पहनकर कैसे जाऊं? इससे अच्छा तो हमारी पहले वाली काम वाली थी, साक्षी अपनी माँ बबीता से कहती है। तभी उसका भाई बंटी आकर बोला, हाँ मम्मी, निकालो इनको मेरे कमरे में, कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती है। ऊपर से जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में रहते हैं तो बिना दस्तक दिए यह चली आती है, और तो और उनके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है। एक तो मुझे इनको आंटी कहने का मन नहीं करता, वह तो पापा की वजह से मैं इनको और दीदी आंटी कहते हैं। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं और कहते हैं क्या यह तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तभी बबीता बोली, अच्छा ठीक है साक्षी, तुम दूसरी शर्ट पहन लो, और बंटी कल से तुम्हारी सारी चीज़ जगह पर मिलेगी। अब मैं इस बिमला काम वाली को देखती हूँ। बबीता बिमला जी को आवाज़ लगाने लगती है। जब बिमला जी का कोई उत्तर नहीं मिला तो बबीता घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखी तो बिमला जी स्टील की एक छोटी सी गिलास में चाय पी रही थी। बबीता बोली, क्यों रे बिमला, तुम्हें किया यहाँ हम आराम करने और चाय पीने के लिए लाए हैं? तू मेरी सास नहीं हो कि यहाँ तुम्हें बैठा कर रोटी और चाय दूंगी। वह तो मुझे रेखा ने कहा था कि तुम्हारे घर के सारे काम आते हैं और बच्चों की देखभाल भी तुम कर लोगी, इसीलिए तुम्हें काम पर रखा। अरे मेरे घर में रहती हो तो तीनों टाइम खाती हो,
फिर भी ढंग से काम नहीं करती हो। अचानक से बबीता को देखकर बिमला जी का गर्मा गर्म चाय मुंह से जल गया। उन्होंने चाय को एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर बोली, मेम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई तो बताइए। मुझे जो भी गलती हुई है मैं उसे सुधार लूँगी। बबीता बोली, सुधारना तो तुम्हें पड़ेगा ही। आखिर महीने के 8,000 रुपये तुम पर खर्च जो कर रही हूँ। आगे से अगर कुछ भी गलती हुई तो याद रखना, रेखा से तुम्हारी शिकायत करूँगी और पैसे भी पूरे नहीं भेजूँगी। साक्षी के कपड़ों के से ढंग से तुमने नहीं धोए और बंटी का सामान यहाँ वहाँ कर देती हो। कल से दोनों बच्चे जो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। याद रखो, मैं अकेले तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ। इस घर का हर एक सदस्य तुम्हारा मालिक है। तुम्हें सबकी बात सुननी ही पड़ेगी। अब जल्दी से आकर सारा काम निपटाओ। जब देखो यहाँ छुप कर पूरे दिन खाती रहती है। ना जाने रेखा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। बबीता के जाते ही बेचारी बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। फिर एक ही घूंट में पूरी चाय खत्म की और आंचल से आंसू को पोंछते हुए घर के अंदर रसोई में चली गई। और फिर बबीता के कहे अनुसार सारा काम खत्म करके देखते ही देखते बबीता पानी लेने के लिए जब रसोई में आई तो बिमला जी बोली, मालकिन, आप कहो तो मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। बबीता बोली, क्यों, सुबह तुम चाय तो पी थी। बिमला जी बोली, बस वह तो थोड़ी सी चाय पी थी, अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। मैं नहीं चाहती कि बीमार पड़ जाऊँ और आपके लिए बोझ बन जाऊँ। तो क्या मैं बंटी बाबा का बचा हुआ नाश्ता खा सकती हूँ? बबीता बोली, क्या कहा? तुम्हारी नज़र मेरे बेटे के नाश्ते पर रहती है। बिमला जी हाथ जोड़कर बोली, नहीं मालकिन, वह तो मेरे पोते की उम्र का है। मैं भला उसके खाने पर नज़र क्यों रखूँगी? मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि वह खाना बर्बाद हो जाएगा तो मैं खा लेती हूँ। बबीता बोली कि हाँ ठीक है, खा लो, पर जब मेरे बच्चे खाते हैं तो उनके सामने मत जाना। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी बिमला जी जल्दी से बंटी का छोड़ा हुआ जूठा नाश्ता खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर दोपहर के काम में लग गई। कुछ घंटे बाद सारा काम खत्म करके पीछे अपने कमरे में गई। नहा धोकर कुछ पल अपनी पीठ सीधी कर रही थी और छत को निहारते हुए बोली, आखिर मैं ऐसी क्या गलती की जो मेरे बेटे ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, और मेरी बहू, मैंने उनके साथ क्या बुरा किया जो उसने मुझे एक नौकरानी बनाकर अपनी सहेली के घर भेज दिया। हे भगवान, तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? अरे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम धरती के इस बोझ से मुक्त तो कर दो और मुझे अपने पास बुला लो। कहते कहते बिमला जी चित्कार मारकर रोने लगी। बेचारी बिमला जी के पति बिजली विभाग में काम करते थे। एक बेटा और एक बेटी था। अच्छे व्यवहार के कारण बिमला जी और उनके पति किशोर बाबू आस पड़ोस के सभी लोगों के चाहते थे। बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने जल्दी ही शादी कर दी और बेटा सौरभ उसे पढ़ा लिखा कर अपने मुकाम तक पहुंचा दिया। सौरभ नौकरी ढूंढ रहा था। इस दौरान रोड एक्सीडेंट में किशोर बाबू चल बसे, जिसका बिमला जी को बहुत धक्का पहुंचा। जैसे तैसे घर की जिम्मेदारियां को बिमला जी ने संभाला। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पति इतना छोड़ गए थे कि वह आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकती थी। भगवान की कृपा हुई, सौरभ को अच्छी नौकरी मिली। अपने दुख से बाहर होने के लिए बिमला जी ने सौरभ का विवाह रेखा से कर दिया और हंसी खुशी जीने लगी। जब तक पति थे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, पर समय कब बदल जाता है यह कोई नहीं जानता। सोचते सोचते बिमला जी की आंखें कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही पल हुए होंगे तभी बबीता उनका दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटने लगी और कहने लगी, अरे वो बिमला, खा पी के पसर गई क्या? दोपहर का खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? रुक जा, फ़ोन करती हूँ रेखा को और कहती हूँ
कि अपनी परेशानी को ले जा यहाँ से। मैं तंग आ गई हूँ इस बुढ़िया से। सच कहते हैं, लोगों की बूढ़ी औरतों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। काम तो कुछ करती नहीं है, परेशान ज़रूर कर देती है। अब निकलेगी कमरे से कि दरवाज़ा तोड़ दूँ? बिमला जी आनन फानन में दरवाज़ा खोली। बबीता ने एक जोर का थप्पड़ बिमला जी को जड़ दिया और बोली, बुढ़िया तेरी इतनी हिम्मत! मैं एक पल आराम नहीं करती हूँ और तू यहाँ नींद ले रही है। क्या तुम्हें यहाँ सोने के पैसे देती हूँ? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी, इतना थक गई थी कि कब आँख लग गई पता नहीं चला। बबीता बोली, खबरदार जो मुझे दोबारा बेटी बोली। मैंने क्या समझाया था तू मुझे मालकिन कहोगी और बिना मुझसे पूछे सोने के लिए आ गई तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूँगी। याद रखना, अब जाओ यहाँ से। बिमला जी काम करने लगी। इधर बबीता ने रेखा को फ़ोन किया और खूब सुनाई, रेखा यह कैसे काम वाली मेरे घर भेज दी हो? कोई भी काम ढंग से नहीं करती, जब देखो सोती रहती है। अगर यही चलता रहा तो मैं अगले महीने इसे वापस भेज दूँगी। रेखा बोली, देखो बबीता, तू मेरी सहेली हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी जान पहचान की औरत भेजी है। आज के ज़माने में भरोसे की काम वाली मिलती नहीं है। अरे बूढ़ी हो गई है, एक दो रोटी ज़्यादा दे दिया करो, तब देखना यह एक की जगह दो काम करेगी। और ज़रा दो तो उसे फ़ोन में बात करती हूँ। बबीता ने फ़ोन बिमला जी को दिया और वहाँ से चली गई। उधर रेखा बोली, क्या बात है माँ जी, लगता है आप अपनी बेटी को सुख नहीं देना चाहती, इसीलिए वहाँ परेशानी खड़ी कर रही हैं। कहिए तो मैं आपकी बेटी के ससुराल वाले को बता दूँ कि आप कहाँ काम करती हैं और क्या काम करती हैं। बिमला जी बोली, नहीं बहू, मेरी बेटी के ससुराल वालों को यह सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनकी गृहस्थी खराब हो जाएगी। बिमला जी रोते हुए बोली, पर बहू, तुमने तो मुझे यहाँ भेजा था यह कहकर कि तुम्हारी सहेली है, उसकी माँ नहीं है, तो उसे बच्चों को कैसे रखते हैं यह सीख कर 1 हफ्ते में वापस लौट आना था। पर यहाँ तो 3 महीने हो गए, तू मुझे वापस लेने भी नहीं आई और मुझे नौकरानी के काम पर लगा दी। बहू, तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? भगवान से डरो, मैं तो तुम्हें बेटी की तरह लाड़ प्यार किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना कहकर बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। रेखा बोली, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपको कोई अच्छे काम पर रखेगा? और मेरे घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है कि कुछ काम करके ही खा रही हो। और जो पैसे तुम्हारे काम के मिलते हैं, उन्हीं पैसों से रक्षाबंधन और तीज त्यौहार तुम्हारी बेटी के लिए उपहार भेजा जाता है। काम नहीं करोगी तो वह सब भी बंद हो जाएगा। तो चुपचाप ढंग से काम करते रहिए, वरना बेटे और बेटी का मुंह देखने के लिए भी तरस जाओगी। इतना कहकर रेखा ने फ़ोन काट दिया। बिमला जी सोचने लगी, बहू का तो समझ में आता है, पर मेरा बेटा वह किस दुनिया में जीता है जो 3 महीनों से अपनी माँ को नहीं देखा, तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब भी नहीं किया। क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि माँ बाप का किया हुआ प्यार दुलार, उसकी परवरिश सब बच्चे भूल जाते हैं। तभी बबीता वहाँ आई और बोली, वाह महारानी, किन ख्यालों में बैठी हो? आओ चलो शाम के चाय की तैयारी करो। और हाँ, परसों कुछ मेरी सहेलियाँ आएगी तो अच्छे से घर की साफ़ सफाई करना, और चाय समोसे कचौरी और कुछ आता हो तो वह भी बना लेना, पर बिना मुझसे पूछे कुछ भी खाना नहीं, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगी। इतना कहकर वह चली गई। 2 दिन बाद बिमला जी सुबह से ही घर के काम में लगी रही। उनकी थकान उनके चेहरे से साफ साफ दिख रही थी। शाम को जब बबीता की सहेलियां आई तो सब खा पीकर बहुत खुश हो रही थी। तभी 2-3 घंटे बाद जब सब जा रही थी तो बबीता की एक सहेली सोनम बोली, अरे बबीता, मुझे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दो। बबीता ने बिमला जी को आवाज़ लगाई, बिमला, वो बिमला,
एक गिलास पानी तो लाना। बिमला जी धीरे धीरे पानी का गिलास लेकर आई तो उनका हाथ कांप रहा था, क्योंकि वह थक कर चूर हो चुकी थी। जब तक वह सोनम को पानी देती, अचानक उनके हाथों से गिलास नीचे गिर गया और अपनी चारों तरफ बिखर गया। सोनम बोली, अरे बबीता, ऐसे बूढ़े लोगों को काम पर क्यों रखती हो? किसी ने देख लिया तो कंप्लेंट कर देंगे, बेकार में जेल की हवा खाओगी। और देखो तो, इस औरत को लगता है सुबह से कुछ खाई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं इन्हें कहीं देखा है। देखने से तो अच्छे घर की लगती है। 3 महीने में पहली बार अपने लिए कुछ अच्छा शब्द सुनकर बिमला जी की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, बेटी, मैं भी अच्छे परिवार से हूँ। जाने किस धोखे और अपनी मजबूरी में यहाँ रह रही हूँ। सोनम बोली, हाँ, याद आया, जब मैं रांची गई थी तब आपको सौरभ जी के घर में देखी थी, जहाँ वहाँ पहले काम करती थी। पर उन्होंने तो बताया था कि उस घर में बस उनकी माँ रहती है। बबीता बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? हमारी कंपनी वाले सौरभ जी जो रांची में रहते हैं? सोनम बोली, हाँ हाँ, वही, जिनकी पत्नी रेखा हम लोगों को किटी पार्टी में 6 महीने पहले आई थी। क्या तुम उसे भूल गई? बबीता बोली, अरे, इस रेखा ने ही तो इनको मेरे पास भेजा है, तो क्या यह रेखा की सास है? बिमला जी फूट फूट कर रोने लगी। तब रेखा की सच्चाई सभी लोगों के सामने आई। सोनम बिमला जी को भरोसा दिलाया और बोली, आंटी, आप चिंता मत करो, हम आपको वापस रांची भेज देंगे। हमें रेखा से उम्मीद नहीं थी कि कुछ पैसों के लिए वह इतना गिर जाएगी। बबीता बोली, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने जांच पड़ताल नहीं किया और आपने भी मुझे नहीं बताया कि रेखा आपकी बहू है। चुपचाप मेरे घर में काम करती रही। मुझे पाप का भागीदार बनाने के लिए अब आप मेरे घर में काम नहीं करेंगे। इस महीने के पैसे मैं आपके हाथ में देती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। सोनम बोली, बबीता, इसमें इनका क्या दोष है जो तुम उनके साथ इस तरह से बात कर रही हो? अरे, कोई दूसरे काम वाले भी होती तो उन्हें हम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। ऐसा करो कि बस की टिकट करवा दो और भेज दो इन्हें रेखा के पास, और फ़ोन कर देना और कंफर्म कर देना। मैं भी अपने पति से कहती हूँ कि वह सौरभ जी को उनकी जानकारी दे दे। और इतना कहकर वह सब अपने अपने घर चले गए। अगले ही दिन बबीता टिकट कटवाया और बिमला जी को उनके सामान के साथ बस में बैठा दिया। पर बिमला जी को रेखा के कहने पर गलत बस में बिठा दिया, जिस कारण वह कभी घर नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही दर दर की ठोकरें खाती रही। अपने बेटे को याद करके रोती रही। जब सोनम ने सौरभ को सारी सच्चाई बताई तो उसके होश उड़ गए। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चों से फ़ोन करके पूछा तो वहाँ भी माँ नहीं पहुँची थी। उसने माँ को ढूंढना शुरू किया और आज 1 हफ्ते के बाद माँ उसे इस हाल में मिली। बिमला जी ख्यालों से बाहर आई। सौरभ ने उन्हें देखा। उन्हें हल्का सा बुखार है। उसने उन्हें दवाई दी और बच्चे को दादी के पास छोड़कर अपने कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। रेखा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपना सामान पैक क्यों कर रहा है। उसने सौरभ से कहा, देखिए सौरभ, मेरी बात सुनिए आप, मैंने यह सब नहीं किया। वह तो मम्मी जी अपनी बेटी के लिए न जाने क्या क्या करेंगे। मैंने उन्हें भेजा था कि बच्चों की देख रेख के बाद एक महिला केंद्र में सिखानी है, और वहाँ घर घर जाकर काम करने लगी, और वह भी हमारी जान पहचान के लोगों के घर में। हद करती है आपकी माँ। तभी सौरभ बोला, अच्छा, पर तुमने तो कहा था कि माँ अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थान पर जाएगी, फिर समाज सेवा कल्याण केंद्र में कुछ वक्त बिताएगी। फिर माँ वहाँ कैसे चली गई? रेखा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी तो बिमला जी बाहर आई और पैसे रेखा के हाथ में रखते हुए बोली, लो बहू, यह पिछले महीने की कमाई है, पर अब मुझे मत भेजना बेटा, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में रह लेती। इतना कहते हुए बिमला जी रोते हुए अंदर चली गई थी।
रेखा कुछ कहती उससे पहले सौरभ बोला, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। याद है तुम्हें जब तुमसे शादी करके मेरे घर आई थी तो मेरी माँ ने तुम्हें कितना लाड प्यार किया था। बेटी से भी ज़्यादा हर वक्त तुम्हारा ही नाम रहता था। रेखा यह खा लो, रेखा यह पहन लो, रेखा यह देखो, यह साड़ी लेकर के आई हूँ, तुम्हें कौन सा पसंद है। यहाँ तक कि तुम्हारी पसंद के गहने भी बनवाती थी। अपनी बेटी को कुछ नहीं देती थी, पर तुम्हारे प्यार में उन्होंने कोई भी कमी नहीं की। पर तुमने क्या किया, जो संपत्ति मेरी माँ की थी उसे तुमने धोखे से अपने नाम करवाया। उसके बाद भी तुम्हें मेरी माँ की रोटी तक भारी लगने लगी, जो उन्हें दूसरों के घरों में नौकर का काम करने के लिए भेज दिया। रेखा बोली, देखो जी, इसी वजह से मैंने उन्हें भेजा था। वह घर में आती नहीं कि आप माँ माँ की रट लगाते रहते हो। वैसे भी तुम्हारी माँ कह रही है ना, उन्हें गांव भेज दो तो भेज दो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊँगी। घर में घुसी नहीं कि कलह शुरू कर दी। सौरभ बोला, मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी। रेखा बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। मैंने उन्हें यहाँ से कहीं और भेज दिया है, कम से कम जब तक जिंदा है कुछ उनसे फ़ायदा हो, पर नहीं। और वह वैसे भी इससे ज़्यादा जायदाद इस उम्र में वह लेकर क्या करेंगी। उनके खर्च भर के पैसे उन्हें हम दे देंगे। इससे ज़्यादा मैं आपकी माँ और आपकी बहन के लिए कुछ नहीं करूँगी। बिमला जी ने सब कुछ सुना और फूट फूट कर रोने लगी और यह सोच रही थी, इससे अच्छा तो दूसरे के घरों में नौकरी कर रही थी। अपने घर में आकर मुझे इतनी जल्दी कटी सुनाई पड़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा। उन्होंने कमरे से सौरभ को आवाज़ लगाया और बोला, सौरभ बेटा, अब शहर की ज़िंदगी से मन उब गया है, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। तो मुझे गांव छोड़ देते तो बड़ी कृपा होती। तुम्हारे बाबूजी की यादों के सहारे मैं वहीं पर जी लूँगी। इस शहर में तो घर उन्होंने इसीलिए बनवाया था कि सब साथ में रहेंगे तो प्यार बना रहेगा। प्यार तो रहा नहीं, बची खुची इज्जत भी समेट लूँ तो चैन से मर सकूँगी। सौरभ समझ गया माँ की सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वह नहीं रुकी। अगले ही दिन जाने के लिए जिद करने लगी। वहीं पोता सुरेश जाती हुई दादी के कदमों में लिपट कर रोने लगा, पर दादी तो मनमोही हो गई थी। यह कहे कि बेटी की गृहस्थी बढ़ाने की खातिर जहर का घूंट पी रही थी। पर जाते जाते उन्होंने रेखा को कहा, याद रखो बहू, बबूल बो रही हो तो आज न कल कांटे भी तुम्हें चुभेंगे, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर बिमला जी हमेशा के लिए गांव चली गई। 2 दिन बाद सौरभ भी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए चला गया। बिमला जी ने बेटे को बहुत समझाया पर वह नहीं माना और रेखा से सारे रिश्ते तोड़कर माँ के साथ ही हमेशा के लिए ठहर गया। समय बीतता गया। अब रेखा का बेटा भी बड़ा हो गया था। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हुआ और बहू रश्मि आई। रश्मि ने सुरेश के साथ मिलकर सौरभ के व्यापार, उसके घर को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रेखा यह सारी चीज़ों को अपने नाम करवाती चली गई। एक दिन वह आया जिसकी रेखा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बिमला जी के साथ जो किया वही सब उसके साथ होने लगा। एक रोज़ रेखा को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया और सुरेश अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। रेखा जब वृद्धाश्रम पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि जब उसने बबूल का पेड़ बोया था तो उस पर आम कैसे लगेंगे। यही सोच सोचकर पछतावे की आग में जलती रही और अपने दिवंगत सास और पति से अकेले में माफ़ी मांगती रही। उसने सास और पति से गांव जाकर माफ़ी मांगी पर दोनों ने उसे माफ़ नहीं किया। रिश्ते तोड़कर माँ के साथ ही हमेशा के लिए ठहर गया। समय बीतता गया। अब रेखा का बेटा भी बड़ा हो गया था। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हुआ और बहू रश्मि आई। रश्मि ने सुरेश के साथ मिलकर सौरभ के व्यापार, उसके घर को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रेखा यह सारी चीज़ों को अपने नाम करवाती चली गई।
एक दिन वह आया जिसकी रेखा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने बिमला जी के साथ जो किया वही सब उसके साथ होने लगा। एक रोज रेखा को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया और सुरेश अपनी पत्नी के साथ था, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते हुए देखा था। रेखा जब वृद्धाश्रम पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि जब उसने बबूल का पेड़ बोया था तो उस पर आम कैसे लगेंगे। यही सोच सोचकर पछतावे की आग में जलती रहे और अपने दिवंगत सास और पति से अकेले में माफ़ी मांगती रही। उसने सास और पति से गांव जाकर माफ़ी मांगी, पर दोनों ने उसे माफ़ नहीं किया, तो उल्टे पैर उसे वृद्धाश्रम लौटना पड़ा, क्योंकि भाभी ने भी माँ को कब का वृद्धाश्रम पहुँचा दिया था। इसीलिए माँ बेटे अब जैसा रूखा सूखा मिलता है वही खाकर अपनी जीवन व्यतीत करने लगे।